एक वर्ताकार चाप है और मतलब एक वलय है, वलय का एक टुकड़ा है और उस टुकड़े की वजह से केंद्र पर आपको गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो वैसे सेम ये इलेक्ट्रोस्टैट में भी आएगा कि एक चार्ज वलय है, उसका एक टुकड़ा है और उसके वजह से उसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला तो 2k लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2 होता है। तो देखते हैं कैसे से, थोड़ा सा मैं डेरिवेशन पे भी कोशिश करूंगा कि वो भी आपको समझ में आ जाए। तो ये एक वलय है, इसके ये मान लीजिए कोण कितना है, अल्फा है। ये मैं इसको ऐसे समझ लेता हूं दो हिस्सों में। तो इधर राइट साइड में कितना होगा, अल्फा बाई 2 और लेफ्ट साइड में भी कितना होगा, अल्फा बाई 2 हो जाए। अब मेरे को क्या करना है, इस पे अल्पांश लेना है। तो आप इस अल्पांश की वजह से, कि भाई पूरे की वजह से तो एक साथ निकाल नहीं पाएंगे, तो अलग अलग टुकड़े करोगे, लेकिन बात यह है अलग अलग टुकड़ों की वजह से दिशा भी अलग अलग आ रही है, अलग 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 अलग, सभी टुकड़ों की वजह से दिशा क्या होगी, अलग अलग होने वाली। तो मैं एक ऐसे से छोटा सा टुकड़ा ले लेता हूं और उसकी ये वाई एक्सिस से कोण थीटा पर एक टुकड़ा लिया और ये बहुत छोटा सा है, तो ये है कितना, डी थीटा। अब इसकी वजह से इधर जो फील्ड आएगा वो कितना आएगा, डी आई आएगा। और ये डी आई की वैल्यू पता है कितनी आएगी, जी इसका द्रव्यमान जी डी एम बाई यहां से दूरी कितनी है, रूम कम कर लें। क्यों, एक तो 11 नंबर है। अरे बायोलॉजी का अलग होगा, बॉटनी का अलग होगा, केमिस्ट्री का अलग होगा। नहीं तो एक 12 नंबर भी रूम है, 13 भी है। ऊपर थर्ड फ्लोर तो फुल हो गया। कितने रूम है तो उसमें, बोर्ड वाले रूम चाहिए, एक तो 11 है। हाँ है ना, 3 रूम है उसमें, वो तीनों फिल हो गए। 3 में ले लो। किस में ले लो, 3 खाली होगा ना, देखो। हाँ 3 नंबर तो वैसे ही बोर्ड वाला ही है। ठीक है, तो इसकी वजह से अपन इधर की तरफ, तो डी आई क्या होगा, जी डी एम बाई आर स्क्वायर होगा। अब आपको जोड़ने में बड़ा ऐसे तो कर देते हैं कि सर इसका समाकलन कर देंगे, लेकिन ये मत भूलिएगा कि वो डी आई है, डी आई है तो हर कहीं पे दिशा उसकी अलग अलग है, तो उनको जोड़ने में आसानी नहीं होगी। तो पहले आपको क्या करने पड़ेंगे, घटक करने पड़ेंगे और फिर उसको जोड़ना पड़ेगा। तो डी आई का इधर घटक डी आई और डी आई का इधर घटक डी आई साइन थीटा। अब देखो सिमिलरली मैं ऐसे कहूं कि एक आइडेंटिकल एक और घटक लूंगा, एक मतलब एलिमेंट लूंगा और इसकी वजह से डी आई कॉस थीटा और डी आई साइन थीटा। तो आप देख रहे होंगे हॉरिजॉन्टल वाले तो सब कैंसिल हो जाएंगे, केवल कौन से बचेंगे, डी आई कॉस थीटा जैसे घटक बचेंगे। तो सिंपल हो गया कि भाई डी आई कॉस थीटा डी आई कॉस थीटा उनको जोड़ दीजिएगा। बात यह है कि टोटल निकालने के लिए मैं समाकलन कर दूंगा डी आई कॉस थीटा का। अब बात आती है डी आई कितना होगा, जी डी एम बाई आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। थीटा वेरिएबल है, अब आपको डीएम की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो डीएम को क्या लिखूंगा मैं, डीएम को लिख देंगे अपन क्या, लेमडा इंटू डीएल। मान लीजिएगा इस चाप की लंबाई जो है वो कितनी है, डीएल है। इस चाप की लंबाई कितनी है, डीएल। एकांक लंबाई का यदि लेमडा है तो डीएल लंबाई का क्या होगा, लेमडा इंटू डीएल हो जाएगा। चाहो तो लेमडा की वैल्यू रख दीजिएगा टोटल मास बटा टोटल द्रव्यमान, और लेमडा वेरिएबल है तो कोई बात नहीं है, तो अपन लेमडा इंटू डीएल रख देंगे। जी बाई आर स्क्वायर लेमडा इंटू डीएल, और डीएल की वैल्यू रखनी पड़ेगी क्या, चाप है, चाप बराबर क्या होगा, कोण गुणा त्रिज्या। अब ये कोण बहुत छोटा सा होगा तो अपन कह देंगे कि ये डी थीटा। तो ये लिखा लेमडा आ रहे हैं, एक आर गया, जी बाहर आ गया, लेमडा बाहर आ गया, एक आर बाहर आ गया, अंदर बचा कोस थीटा डी थीटा। अब अपने को बस सिंपल है कोस का समाकलन करना और लिमिट लगानी है। अब लिमिट यहां से एंगल लिया, यहां से देखो थीटा अल्फा बाई 2 तक जा सकता है और यहाँ पे भी अल्फा बाई 2। अब अल्फा बाई 2 से अल्फा बाई 2 लिमिट लगाएंगे तो ठीक नहीं लगेगा, तो आपको क्या
माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस अल्फा बाई 2 जी लैम्डा बाई आर। कॉस का समाकलन की यदि बात करूं तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन, और ये जी लैम्डा बाई आर। अपर लिमिट मैं लिखूंगा, और माइनस माइनस प्लस लोअर लिमिट। अच्छा एक सेकेंड, प्लस तो ये माइनस एक बार बाहर ले लिया। अब अपर लिमिट क्या लिखा, साइन अल्फा बाई 2 अल्फा बाई 2 माइनस, फिर माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस माइनस 2 जी लैम्डा साइन अल्फा बाई 2 डिवाइड बाई आर। माइनस से कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बस वो फील्ड है। आप इधर से माइनस एल बाई 2 से इधर से लगाते तो आपका प्लस हो जाता। तो क्या देखा आपने, एक वर्तीय चाप के कारण उसके केंद्र पर जो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कितनी होगी, 2g लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2। 2g लैम्डा बाई आर और साइन थीटा बाई 2। 2 समझ में आ रहा है, जी समझ में आ रहा है। लैम्डा क्या होगा, रेखीय द्रव्यमान घनत्व, एकांक लंबाई का द्रव्यमान हो जाएगा। आर क्या होगी, त्रिज्या हो जाएगी वलय की। और थीटा क्या, थीटा उस वलय ने अपने केंद्र पर बनाया गया कोण होगा। सवाल की बात है तो सवाल आपसे पूछ सकता है कि पूर्ण वलय के कारण बताओ कितना होगा क्षेत्र की तीव्रता। तो पूर्ण वलय होगा कितना, अल्फा की जगह 360 बटा 2 180, तो 0 हो जाएगा। अर्ध वलय के कारण पूछ सकता है कि कितना होगा चुंबकीय क्षेत्र, सॉरी गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, 2g लैम्डा बाई आर। अर्ध वलय होगी तो 180 बटा 2 साइन 90, तो 2g लैम्डा बाई आर हो जाएगा। 1/4 वलय के कारण √2g लैम्डा बाई आर। तो 1/4 तो 90 का आधा 45 साइन 45 1 बाई √2, तो ये ऊपर √2 चला जाएगा, √2g लैम्डा बाई आर हो जाएगा। ये अपने ऐसे करके अब पूरी वलय कोई भी निकाल दीजिएगा, आपको सवाल पता चल चुका है। तो एक ही वर्ताकार चाप के कारण उसके केंद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, 2g लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2। चाहो तो आप लैम्डा की वैल्यू भी रख सकते हो। लैम्डा क्या होगा, टोटल द्रव्यमान बट्टा टोटल लंबाई कोण गुणा त्रिज्या, तो कोण अल्फा, त्रिज्या कितनी आर है। ये कह रहा हूं मैं रेडियन में रखना है, मतलब π/2 π/6 इस टाइप में। पूर्ण वलय तो 0 हो जाएगा, अर्ध वलय तो 2g लैम्डा बाई आर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही देखो मैं क्या कर रहा हूं, एक वलय है और उसके कारण उसके एक्स पर कोई बिंदु है। अब देखो वलय के केंद्र पर कितना होगा गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, 0, क्योंकि अभी बताया अपन ने। तो मैं कह रहा हूं कि एक्स पर कोई बिंदु ले रहा हूं, उस पर और देखता हूं कि केंद्र के अलावा सीधी सी बात है कि वलय क्या कर रही होगी, अपनी तरफ पास आता हुआ, मतलब यहाँ पे कोई द्रव्यमान रखूंगा तो उसको खींचेगी, तो सीधी सी बात है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता तो ऐसे है। फिर भी मैं चेक कर लेता हूं। तो कोई भी मान लो एक अल्पांश लिया यहाँ पे, और इस अल्पांश की वजह से गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी कितनी, इंटू आई आ जाएगी। अब हर किसी की वजह से क्या होगी, डी, हर किसी की वजह से डी आई ऐसे पास आती होगी। तो अब ऐसे तो बहुत सारे आ गए, तो उनको जोड़ना बड़ा मुश्किल है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, समाकलन घटक लेने पड़ेंगे। पहले तो डी आई और फिर डी आई साइन थीटा। आपको भी पता है कि यदि सेम टू सेम एक और घटक लेता हूं तो उस वजह से डी आई साइन थीटा, इसका मतलब है कि ये वाले घटक तो चले जाएंगे, केवल जोड़ना किसको है, डी आई कोस थीटा को जोड़ना है। और ये क्या होगा, टोटल गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। अब बस आपको निकालना है कि कैसे निकालेंगे डी आई वगैरह। डी आई क्या होगा, तो ये आर होगा, और ये एक्स दूरी कितनी है, ये है, तो ये वाली दूरी कितनी होगी, √r² प्लस x²। तो डी आई की जी छोटा सा अल्पांश है, तो जी dm बाई दूरी का स्क्वायर cos थीटा क्या होगा, आधार
ठीक है, अब देखो Yes. जी तो सभी के लिए कांस्टेंट है, एक्स चाहे तो इसको लो, चाहे ये यहाँ लो, यहाँ लो, यहाँ लो, अल्पांश चाहे कहीं पे भी लो, केंद्र से दूरी तो सभी के लिए सेम रहेगी। एक्स ही होगी। और आर और एक्स तो सीधी सी बात है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 भी सबके लिए सेम है, तो अंदर केवल क्या बचा, डीएम। ये। अब आपको क्या करना है, डीएम 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 जोड़ के टोटल मास ऑफ, बोले तो इसकी जगह कैपिटल एम कर देंगे, तो जी एम एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो क्या होगा, जी एम एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो जी एम एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। जहां पे एक्स क्या है, उसके केंद्र से एक्स से दूरी है, एक्स को 0 रखने से ही आपको पता चलेगा क्या होगा, क्षेत्र भी 0 आ रहा है, केंद्र पे होना भी चाहिए। तो एक्स 0 रखा तो आपको पता चला कि आई भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब देखो एक्स को बढ़ाने से, एक्स बहुत कम है, तब तो ये नीचे वाला तो कोई खास नहीं है, लेकिन ये वाला जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे आई क्या होगा, बढ़ता जाएगा। बढ़ेगा। ठीक है, तो पहले बढ़ रहा होगा, बढ़ रहा होगा, बढ़ रहा होगा, फिर जाके एक्स भी बड़ा हो जाएगा, एक्स बड़ा हो जाएगा तो नीचे घात ज्यादा होंगी, ओवरऑल देखो नीचे घात 3/2, तो नीचे घात ज्यादा होंगी, ऊपर घात कम होंगी, तो ओवरऑल नीचे वाले की चलेगी, तो एक्स बढ़ाने से फिर क्या होगा, कम। मतलब पहले तो क्या होगा, आई बढ़ेगा और फिर आई घटेगा। और x की वैल्यू जब अनंत हो जाए तो नीचे वाले की चलेगी, तो 1/अनंत क्या हो गया, 0 हो जाएगा। तो आपने क्या देखा कि पहले i क्या है, 0 है, फिर बढ़ी और फिर घटी और अंत में जाके वापस 0 हो। तो यदि मैं क्या करता हूँ, आई का परिमाण ऐसे देखते हो तो आपको देखेगा पहले 0 है, फिर ये बढ़ रही होगी और फिर ये ऐसे घटती घटती अंत में जाके 0। फिर लेफ्ट साइड में पहले क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी और फिर घट के अंत में जाके वापस 0। तो ये क्या होगा, दो बिंदु ऐसे हैं जिस पर x का वैल्यू मतलब i का वैल्यू बिंदु बताओ जहां एक m द्रव्यमान और r त्रिज्या की वलय है, उसके एक्सीय बिंदु पर कहीं पे भी गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो वो होगी जी एम एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, तो मैंने देखा केंद्र पर 0 है, फिर जैसे जैसे x को बढ़ाया जा रहा था, तो इनिशियली तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता भी बढ़ती है और फिर x के साथ घट के और अंत में वापस 0 हो जाती है। 0 हो जाती है। ये होगा गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का x के साथ संबंध। अब देखो पहले थोड़ा सा रेखीय रूप से, क्योंकि ऊपर वाले की चलेगी तो रेखीय रूप से बढ़ता है, फिर ये मैक्सिमम हुआ और फिर अति परवलयाकार रूप से घटता 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 अंत में जाके 0। तो आपसे सवाल पूछ लेता है कि x की वो वैल्यू जहां पे i मैक्सिमम। अब देखने से सीधा नहीं पता चल रहा क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों तरफ x है, तो जब भी ऐसा सवाल आए तो उसको चेक करने का तरीका क्या है, मैक्सिमा मिनिमा का क्या है कि इसका आकलन करके बराबर 0 कर देंगे। 0। तो ट्राई करें, देखें कोई कर पाएगा क्या। x की वैल्यू जब i मैक्सिमम हो तो di/dx बराबर 0 करना है। चेक करो, देखें x की क्या वैल्यू आती है, करके देखना है, ना कि कोई रिजल्ट याद है सीधा चिपकाने की कोशिश करें। एक और अवकलन करो, देखें ध्यान रहे u/v है, ऊपर भी है और नीचे भी है अवकलन। तो u/v नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले को रोक के ऊपर वाले का अवकलन, माइनस ऊपर वाले को रोक के नीचे वाले का अवकलन करें। फिर मैं तो बताना ही बताना है मेरे को तो।
बोलो। R/√2 सर। R/√2 प्लस R/√2 एंड माइनस R/√2 di/dx। अब देखो इसका तो क्या है, डिफरेंशिएशन होना, बाकी की पे ध्यान दीजिएगा। नीचे वाले का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 स्क्वायर किया तो ये हट गया। अब अपन क्या करेंगे, नीचे वाले को रोके और ऊपर वाले का अवकलन, माइनस ऊपर वाले को रोको और नीचे वाले का अवकलन। नीचे वाले अवकलन घात जो वो गुणा में आएगी, एक घात Yes. आप कम कर देंगे, चैन रूल लगाएंगे, इसका अवकलन 0, एक्स स्क्वायर का 2x बराबर 0। 2x। तो ये सब कुछ तो गया ही, बराबर 0 करना है, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और राइट साइड में जाके देखो 2 से 2 गया तो ये 3x स्क्वायर और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। Right. तो देखो इधर की तरफ 3/2 है, इधर 1/2 है, तो गई तो एक तो बचेगी। ठीक है, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 3x स्क्वायर, ये उधर गया तो 2x स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, तो x स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर बाई 2, तो x बराबर प्लस माइनस R/√2। r/√2। तो प्लस माइनस r/√2 मतलब वलय के केंद्र से r/√2 राइट साइड में और r/√2 लेफ्ट साइड में दो बिंदु ऐसे होंगे जहां पे गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता मैक्सिमम। तो आपने क्या देखा कि केंद्र पे गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता मैक्सिमम है, फिर वो थोड़ी थोड़ी बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है, r/√2 पे बढ़ के अधिकतम हो जाती है और उसके बाद में वापस कम होने लग जाती है और अंत में जाके वो वापस 0। 0। ठीक है, तो ये क्या हुआ, क्या हुआ है?
ठीक है, तो वलय की x पे गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता g(mx/r² + s² पावर 3/2 होगी। अभी मैंने देखा था वो क्या बताया था, परिमाण यदि आप दिशा का बताओगे तो वही बात है, वलय ऐसे है, इस तरफ किसी भी बिंदु पे देखो गुरुत्वीय क्षेत्र तीव्रता पास आती, इसका मतलब नेगेटिव साइड में जा रही है, नेगेटिव में तो ग्राफ कहाँ बनेगा, नीचे नीचे की तरफ। यदि इस बिंदु पे बात करोगे तो वलय की तरफ जाता हुआ तो पॉजिटिव में है, पॉजिटिव में तो ग्राफ कहाँ बनेगा, ऊपर। तो देखो 0 पे 0 हुआ था, r/√2 पे मैक्सिमम था, फिर अनंत पे जाके 0 हुआ, फिर 0 पे 0 था, -r/√2 पे मैक्सिमम हुआ, फिर अनंत पे जाके वापस 0। 0 तो आपने i बराबर i मैक्सिमम के लिए x के कितने मान थे, 2 मान थे, एक तो r/√2 और एक -r/√2। -r/√2 i बराबर 0 के लिए कितना था, एक तो मूल बिंदु मतलब वो आई नोट है, तो वो उन बिंदुओं की संख्या बताओ जहां पे तीव्रता आधी होगी मैक्सिमम की। 2 सर। यस सर। तो ये कह रहा है कि ये तो कितनी थी, आई नोट थी, और ये I0/2 वाली ये लाइन होगी, इस लाइन पे एक बार यहाँ काट रही है, एक बार यहाँ काट रही है, एक बार यहाँ काट रही है और एक बार यहाँ काट रही है। कितने बिंदु हो गए ऐसे, 4 4। तो देखो एक तो क्या है, केंद्र और r/√2 के बीच में, एक r/√2 और अनंत के बीच में, एक केंद्र और r/√2 के बीच में, एक r/√2 और अनंत के बीच में, 2 लेफ्ट में और 2 ही राइट में। तो ऐसे करके कितने बिंदु होंगे जहां पे गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता मैक्सिमम की आधी होगी, आधी होगी 4। तो मतलब 0 और मैक्सिमम के बीच में किसी भी के लिए देख लो, चाहे कोई भी हो, चाहे 0 और मैक्सिमम के बीच में देखोगे तो ऐसे 4 जगह कट करेगी। तो ये पूरा सवाल बन गया। अब वापस रिपीट करता हूं, एक वलय के कारण केंद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, 0 जी भाई एक वलय के कारण उससे बहुत 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 दूर किसी बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, 0 0। 0 एक वलय के कारण किसी फाइनाइट पॉइंट पे, एक बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी x दूरी पर, gmx/r² + x² की पावर 3/2। gmx/r² + s² की पावर 3/2 हो जाएगी। ठीक है, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता मैक्सिमम कहां पर होगी, ±r/√2। बिल्कुल +-r/√2 पर होगी। तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम कितनी बार होती है वलय की वजह से, 2 बार होती है। 2 बार। 2 और अधिकतम और 0 के बीच में कितनी बार होती है, 4 बार। 4 बार। तो इस टाइप से काफी सारे सवाल आ गए। अब देखो यदि मैं ऐसे कह दूं कि x काफी ज्यादा r से, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि अनंत है, लेकिन x काफी ज्यादा है, तो देखना क्या बनेगा, ऊपर तो gmx और नीचे देखो इसमें जोड़ोगे तो कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये पावर कितनी होगी, x3 तो gm/x। gm/x²। क्या समझ में आया, वैसा ही नहीं आ गया कि बिंदु द्रव्यमान जैसे gm/r²। तो होना ही था कि यदि बाकी विमाएं काफी ज्यादा हैं तो वलय किसकी तरह व्यवहार करेगी, बिंदु द्रव्यमान। बिल्कुल एक पॉइंट मास एक बिंदु द्रव्यमान की तरह व्यवहार कर रही होगी। बढ़िया है। तो ये अपना वर्ताकार चाप के कारण हुआ और एक वलय के कारण x पर हुआ। बाकी क्या सवाल बन सकते हैं वो मैंने लिखी दी। अब कुछ याद है उन्हीं को अपन कर लेते हैं जो आपने 12th में इलेक्ट्रोस्टैट में थे वैसे से ही है। तो क्या एक गोलीय कोश मतलब उसकी थिकनेस बहुत 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 कम हो, उसके अंदर किसी बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी, बाहर वो बिंदु द्रव्यमान की तरह व्यवहार करता है, तो gm/r² और सरफेस पीड़ा, वापिस बोल रहा हूं, क्या बाहर किसी बिंदु पर बिंदु द्रव्यमान की तरह व्यवहार करेगा तो gm/r²। r²। ठीक है,
यदि बात करूं क्या उसके सरफेस पे क्या होगी, आर की वैल्यू कैपिटल आर, तो जीएम बाई, आर स्क्वायर और अंदर की कैपिटल वैल्यू आर पूछा जाएगा जीरो 0 हो जाएगी। Zero. तो ग्राफ Zero. बनाओगे, सदिश का बना रहा हूँ ग्राफ, मैं एक ही तरफ बना रहा हूँ, लेफ्ट साइड में बनाओगे तो भी आपका ग्राफ तो बन ही जाएगा। तो अपन क्या कि पहले वो केंद्र मतलब 0 ही होगा, 0 0 0 0, और फिर वो अचानक क्या होता बढ़ता है, और फिर अति परवलयाकार रूप से, मतलब परवलयाकार रूप, सॉरी अति परवलयाकार रूप से घटता 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 अनंत में। देखो पहले क्या था, 0 था, फिर आपने देखा कि सतह पे जीएम बाई कैपिटल आर स्क्वायर, और फिर वो घटता 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 अंत में क्या होगा, 0 हो जाएगा। ध्यान रहे ग्राफ जो मैं सदिश का बनाया इसलिए नीचे है, कई बार आपको परिमाण का ग्राफ पूछा जाए तो आप ऊपर भी बना सकते हो ऐसे वाले ग्राफ, जो कि आपको इलेक्ट्रोस्टैट वाले चैप्टर में देखने को भी मिलेंगे। ठोस गोले के कारण भार यदि पूछा जाए तो वही जीएम बाई स्मॉल आर स्क्वायर, सतह पे पूछा जाए तो जीएम बाई कैपिटल आर अंदर पूछा जाए तो जी एम आर बाई आर क्यूब, और केंद्र पर पूछा जाए तो 0 होगा। ये रिजल्ट याद रहे। 0। बाकी थोड़ा सा आप चाहो तो मैं बना देता हूँ। तो वापस क्या, भार किसी बिंदु पर आपसे पूछा जाए तो क्या लिखोगे, जी एम बाई स्मॉल आर स्क्वायर, मतलब केंद्र से कोई बिंदु है आर दूरी पर, तो इस बिंदु पर पूछा जाए तो चुंबकीय क्षेत्र, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता जीएम बाई, यदि आपसे सतह पे पूछा जाए तो सरफेस पे पूछा जाएगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कैपिटल आर, तो सरफेस पे होगा जी एम बाई कैपिटल आर स्क्वायर। आर स्क्वायर। यदि अंदर किसी बिंदु पे पूछा जाए तो अंदर किसी बिंदु पे पूछा जाए, जैसे इस बिंदु पे पूछा जा रहा है, या ये ले लीजिए आर दूरी पर, तो ऐसे केस में इस गोले को दो हिस्से कर देता हूँ, एक हिस्सा अंदर वाला कर देता हूँ और एक हिस्सा बाहर वाला। बताओ यदि ये बिंदु की बात करूं मैं, ये वाला बिंदु बाहर वाले के बिंदु के, बाहर वाले गोले के लिए तो कहां पर है, इस वाले गोले के लिए तो बिंदु कहां हो गया, अंदर हो गया। और किसी खोखले गोले के अंदर पूछा जाए तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता 0। तो केवल आपको किसकी वजह से निकालना है, इस वाले गोले की वजह से निकालना, और इसके लिए बिंदु कहां पर हो गया, सतह पर हो गया। तो बस तो आपको इनसाइड निकालना है, तो इस छोटे वाले गोले की वजह से माना कि द्रव्यमान उसका स्मॉल एम है, जी एम बाई सतह पे कितना था, आर स्क्वायर। तो मैं ऐसे मान रहा हूँ छोटे वाले गोले का द्रव्यमान एम है, तो जी एम बाई केंद्र से दूरी आर है, तो जी एम बाई आर स्क्वायर। स्मॉल एम डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी कितना, रो, और वॉल्यूम कितना उसका 4/3 पाई आर क्यूब। चाहो तो डेंसिटी रख भी दो, क्या टोटल द्रव्यमान आपको दे रखा है, तो टोटल आयतन वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। देखो 4/3 पाई 4/3 पाई गया, तो क्या लिखोगे, एम ठीक है क्या, मैंने क्या डेंसिटी इंटू वॉल्यूम किया, डेंसिटी टोटल द्रव्यमान बटा टोटल वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा कितना, एम आर क्यूब बाई, और ये नीचे आर स्क्वायर, तो पाई। तो क्या बनाए, जी एम आर बाई आर क्यूब, तो अंदर का भी आ गया। यदि केंद्र पे पूछ लिया जाए तो आर की 0 जीरो एक गोले की वजह से, एक ठोस गोले की वजह से भार किसी बिंदु पर जी एम बाई स्मॉल आर स्क्वायर, सतह पे जी एम बाई कैपिटल आर स्क्वायर, अंदर पूछा जाए तो जी एम आर बाई आर क्यूब, और यदि केंद्र पर पूछा जाए तो 0। बढ़िया। अब मान लो कि आपको घनत्व दे रखा है और सतह पे घनत्व के रूप में पूछा जा रहा है, तो बता सकते हो कितना होगा सतह पर घनत्व के रूप में, ये भी कई बार काम आता है। तो कोई पीड़ा वाली बात नहीं है, घनत्व दे रखा, तो मास को क्या कहते हैं अपन, घनत्व इंटू द्रव्यमान इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी तो रो है, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, तो देखो आर क्यूब से आर क्यूब गया, तो ये 4/3 पाई
रो, अच्छा ये आर स्क्वायर था, नहीं नीचे रो जी आर। आर ठीक है, क्या हो जाएगा 4/3 पाई रो जी आर और Yes. 4/3 पाई जी रो आर, कैसे भी लिख दो चाहे आप। ये आपको बनाना आना चाहिए, काम आएगा आपके बार बार। क्या सतह पर यदि गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला पता था जीएम बाई कैपिटल आर स्क्वायर, याद सभी को ऐसा ही होता है, बाद में आपको एम की जगह रखना पड़ेगा घनत्व इंटू आयतन, तो पता चला 4/पाई, ये तो सब कांस्टेंट था, रो इंटू आर, मतलब रो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब मान लो कि वो गोला Yes. जो है पृथ्वी हो, गोला चंद्रमा हो, कोई दूसरा हो, तो उसका मतलब घनत्व और त्रिज्या के हिसाब से वहां पे गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग होती रहेगी। तो वापस फॉर्मूले रिपीट करते रहने चाहिए, वो नहीं रुकने चाहिए। बताइए जरा, ठोस गोले के बाहर किसी बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता GM by GM small by आर स्क्वायर स्मॉल आर जीएम बाई स्मॉल आर स्क्वायर, सतह पर जीएम by कैपिटल GM आर by स्क्वायर जीएम बाई कैपिटल आर स्क्वायर, अंदर किसी बिंदु पर जीरो R by जी एम आर बाई आर क्यूब और उसके केंद्र पर R cube जीरो। तो अब यदि आप ग्राफ परिमाण का बनाना चाहेंगे तो परिमाण का कहोगे कि केंद्र पर सर जीरो था, फिर रेखीय रूप से बढ़ा क्योंकि अंदर आर के समानुपाती, और फिर मैक्सिमम होके फिर वापस घटा। घटेगा। और यदि आप सदिश का लिखोगे तब सदिश का बनाओ, गोला इधर है तो राइट साइड वाले बिंदु पे लेफ्ट में आता हुआ, तो आप कहोगे कि पहले रेखीय रूप से बढ़ेगा और फिर ऐसे घटेगा। क्लियर है? Yes sir. यस सर। ये भी अपन कर पाए। तो ये अपने पास खोखला गोला और ठोस गोला हो गया। तो वापस सब रिपीट करता हूं, मैंने गुरुत्वीय क्षेत्र में क्या क्या बताया है इस चैप्टर के अंदर, मिलता जुलता इलेक्ट्रोस्टैट में भी आएंगे। सबसे पहले बिंदु द्रव्यमान की वजह से गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण बता दीजिए। बिंदु द्रव्यमान GM by R is बिल्कुल जी एम बाई स्मॉल आर स्क्वायर, आर उस बिंदु द्रव्यमान से दूरी थी। चलो उसके बाद में एक छड़ है, उसके एक्सीय बिंदु पर, छड़ के कारण एक्सीय बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता जीएम बाई आर आर प्लस एल। जी एम बाई पास वाले सिरे से दूरी गुणा दूर वाले से दूरी, मतलब जी एम बाई आर इंटू आर प्लस एल हो जाएगा। yes. ठीक है, फिर एक वर्ताकार चाप के कारण उसके केंद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता बता दो। 2g लैम्डा बाई आर थीटा बाई 2। 2g लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2, जहां पे लैम्डा क्या है, रेखीय द्रव्यमान घनत्व था। एक वलय के कारण केंद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता 0 जीएमएक्स बाई आर जीरो। एक वलय के कारण किसी बिंदु x पर, मतलब केंद्र से x दूरी पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता GMX upon R square जी एम एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर की पावर 3/2 होगा। एक गोलीय कोस के कारण भार किसी बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता GM by small जी एम बाई स्मॉल आर स्क्वायर। सतह पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता GM by जीएम अपन कैपिटल आर जी एम बाई कैपिटल आर, और अंदर किसी भी बिंदु पर जीरो। चलिए, ठोस गोले के कारण भार किसी बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता GM by small जीएम बाई स्मॉल आर स्क्वायर। सतह पर किसी बिंदु पर GM by capital जीएम बाई कैपिटल आर स्क्वायर। अंदर किसी बिंदु पर, केंद्र से आर दूरी पर GM आर बाई कैपिटल जी एम आर बाई कैपिटल आर क्यूब हो जाएगा, और केंद्र पर 0 ये फॉर्मूले देखो इसी सीक्वेंस में याद करने पड़ते हैं। तुम्हें लगता है कि सर हमें तो याद नहीं होते, तो फिर बात भी नहीं बनेगी। न रहा तो भाई इस चैप्टर में थोड़े कम काम आएंगे, इलेक्ट्रोस्टैट में तो भरपूर आएंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैट के लिए बचा के ना रखें, वहां पे और बहुत सारी चीजें सीखने के लिए, और किसी चैप्टर को इजी तभी हो पाएगा जब पहले से आप तैयार कर रखा होगा। तो इन फॉर्मूले को बार बार रिपीट करने होते हैं, मेरे साथ करने होते हैं, मैं नहीं बोल रहा तब भी रिपीट करने होते हैं, हाथ से लिखने होते हैं। हाथ से जब तक नहीं लिखोगे कुछ याद नहीं होने वाला। 2 दिन याद करोगे, तीसरे दिन भूल जाओगे।
ठीक है, अब ये तो बात हुई। अब मैं क्या करता हूं, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण निकालता हूं। अब पहले कारण गुरुत्वीय मतलब पृथ्वी यदि किसी वस्तु को छोड़ दिया जाता और कोई बल नहीं लगाया जाए और किसी टाइप का बल न लगाया जाए तो पृथ्वी उसको कितना त्वरण दे देगी, उसे ही क्या कहते हैं, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण। वापस बोल रहा हूं, जब उस पर कोई भी बल न लगाया जाए तो पृथ्वी कितना त्वरण दे सकती है, उसे आप क्या कहोगे, गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी का। गुरुत्वीय त्वरण। अब बताइए, ये ब्लॉक एक एम द्रव्यमान का गुरुत्वीय त्वरण बता दीजिए, न सर इसका त्वरण बता दीजिएगा, ब्लॉक का त्वरण ऊर्ध्वाधर दिशा में, ऊर्ध्वाधर दिशा में ब्लॉक का त्वरण 0 ऊपर लग रहा है एन, नीचे लग रहा है एम जी, ये दोनों कैंसिल आउट कर दिए, कोई भी त्वरण नहीं है, तो फिर तो गुरुत्व ने कोई त्वरण दिया ही नहीं। लेकिन मैंने फिर से वही कहा कि यदि वस्तु को मुक्त रूप से छोड़ रखा है, मतलब नीचे से कोई बल नहीं लग रहा, तब की बात कर रहा हूं, और तब की बात करूंगा तो केवल आपको क्या लगेगा, गुरुत्वीय बल एम जी। तो एम जी बाई एम करोगे तो गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा, जी होगा। तो समझ गए होंगे। वापस बोल रहा हूं, पृथ्वी के कारण यदि केवल और केवल और केवल और केवल पृथ्वी का ही बल उस पर लग रहा है, एम जी लग रहा है, गुरुत्वीय मतलब पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल ही लग रहा है, तब उस वस्तु को जो त्वरण मिलता है उसे ही आप नाम देते हो गुरुत्वीय त्वरण नाम देते हो। ठीक है, क्या नाम देंगे, गुरुत्वीय त्वरण। बस वो ही निकाल रहा हूं। अब गुरुत्वीय त्वरण निकालने का सीधा सा है, त्वरण कितना निकालेंगे, बल बटा द्रव्यमान। और बल अपन क्या कह रहे थे कि भाई एक वस्तु फील्ड जनरेट करेगी, दूसरी बल अनुभव करेगी, तो वस्तु का द्रव्यमान और गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता किसकी वजह से है, पृथ्वी की वजह से। तो देखो एम से एम कट रहा है, तो देखोगे तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता ही है, वही किसके बराबर आ रही है, गुरुत्वीय त्वरण के बराबर आ रही है। सिंपल। तो बस मैं यही बता रहा हूं। तो एक पृथ्वी है, पृथ्वी के खुद का द्रव्यमान m है, त्रिज्या उसकी r है, ये द्रव्यमान रखा हुआ है, तो आप क्या कहोगे कि F बटा m हो जाएगा। अब F क्या होगा, गुरुत्वीय बल द्रव्यमान और पृथ्वी का गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, m से m कट गया तो क्या होगा, gm बाई आर स्क्वायर। तो gm बाई आर स्क्वायर जो है वही क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण। ध्यान रहे, gm बाई आर स्क्वायर, g कैपिटल M और r स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू अभी रखी थी, वैसे ही 4 पाई 0 r बाई 3 से भी रख सकते हैं। g की वैल्यू 6.67 गुणा 10 की पावर माइनस 11, m पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग 6 गुणा 10 की पावर 24 किलोग्राम है, ये 6400 किलोमीटर है, जैसे रखा तो ये आया लगभग 9.8 मीटर पर सेकंड। तो मैंने क्या कहा, ये पृथ्वी की वजह से, तो मैंने अभी बताया कि त्वरण का मतलब क्षेत्र की तीव्रता ही है, और केंद्र पर क्या होता है, जीएम बाई आर स्क्वायर। चलो तो अब किसी ऊंचाई पे निकाल लेते हैं। तो ये भी आपके पास सिंपल ही है कि पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई की बात कर रहा हूं, तो सिंपल है, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता बता दो, वही आ जाएगा h ऊंचाई पर, जी एम बाई केंद्र से दूरी r प्लस h का स्क्वायर। दिक्कत है नहीं है, तो बस यही होना था। अब वही बात आ जाती है कि मैं से कहूं 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 35 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, ऐसे केस में ये जो 6400 किलोमीटर में यदि 50, 40, 10, 15 जोड़ते हो तो दिक्कत आ जाती है, कैलकुलेशन में तो दिक्कत आएगी भाई। ऐसे तो आपको पता है जीएम बाई आर स्क्वायर की वैल्यू 9.8 है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, उसमें 10 किलोमीटर और जोड़ दिया, 6400 की जगह अपन कितना कर दिया, 6410। 6410। अब 10 किलोमीटर ऊंचाई पे बड़ा तकलीफ वाला काम नहीं हो गया कि इसका पहले स्क्वायर करो देन आप भाग दो, तो बड़ा दुखदायी काम है। तो ऐसे केस में थोड़ा कैलकुलेशन कैसे से करेंगे बस वो सिखा रहा हूं। बाकी का फॉर्मूला जीएम बाई आर स्क्वायर ही होता, आर केंद्र से दूरी होता, सरफेस है तो कैपिटल आर हो जाएगा, और किसी ऊंचाई है तो आर प्लस है। चलो उसी चीज पे काम करते हैं अपन। तो मैं क्या कर रहा हूं, आर बाहर ले रहा हूं ताकि एटलीस्ट एक वैल्यू तो आए, और ये आपको पता चल गई क्या, जी जो नॉर्मली सरफेस पे होता है, तो ये क्या लिख दोगे, 1 प्लस एच बाई आर की घात,
2 तो कोई दिक्कत है? तो नहीं, सतह से h ऊंचाई पे गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? जी बाई गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी सतह से? जी बाई 1 प्लस एच बाई आर की घात इसको 2 स्क्वायर 1 प्लस एच बाई आर की घात क्या होगा? 2 हो जाएगा सतह से h ऊंचाई पे। कोई तकलीफ नहीं है। तो ये आ गया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना, तो 1 प्लस एच बाई आर की घात -2। माइनस h काफी कम होता तो घात गुणा में आ जाती है, तो g इंटू 1 माइनस 2h बाई R आर। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन और इजी हो जाती है कि भाई अब की बार h रखो, r का भाग दिया और सब्ट्रैक्ट करके गुणा। मतलब वो उतनी कैलकुलेशन नहीं है, ऐसे बात नहीं है कि अभी आसान हो गया बिल्कुल ही, लेकिन उतनी कैलकुलेशन नहीं है कि पहले h की वैल्यू भाग दो, फिर उसमें एक जोड़ो, फिर उसका वर्ग करो, फिर से भाग दो। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? h में r का भाग दो और एक में से माइनस करके गुणा कर दो, तो वो काफी इजी हो जाएगा। अब जितनी ज्यादा टफ कैलकुलेशन है, अपना अप्रोक्सीमेशन लगाते 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 सवाल को कहीं का कहीं पहुंचा देते हैं, इसलिए थोड़ा बाइनोमियल वगैरह यूज कर लिया अपन ने। अब प्रतिशत में ज्यादा फायदा होता है। मैं से कहूं तो एक तो पहले कितना था? 9.8 था और अब हो गया 9.9। तो ऐसा लगता है कि सर कितना चेंज आया? 0.2 आया। ये आया क्या? 0.1 0.1 0.1 चेंज आया। तो अब यदि 0.1 की बात करूं, कह रहा हूं 0.1 का चेंज आया, तो कई बार इग्नोर कर देते सर 0.1 क्या ही है, छोड़ो छोड़ो, कोई खास चेंज नहीं है। लेकिन आप प्रतिशत में निकालोगे तो देखिएगा क्या होगा। अपन चेंज 0.1 था, कितना था? 9.8 इंटू 100, तो ये अब शायद 1 से थोड़ा सा ज्यादा ज्यादा आ जाएगा। तो 1 से ज्यादा आएगा तो अब ऑब्जर्वेबल है। तो अपन क्या करते हैं, जिस चीजों में परिवर्तन बहुत कम आता है उसमें प्रतिशत देखते हैं, ताकि आपको एक पता चले कि भाई 100 में इतना आ रहा है। तो वो चीज ही छोटी है तो उसमें परिवर्तन, मैं कह दूं कि कोई है कि 0.2 और अब हो गया कितना? 0.3 हो गया। तो आप कहते हो कि कोई भी चेंज नहीं आया सर, 0.1 का चेंज आया, लेकिन प्रतिशत में देखो 0.1 डिवाइड बाई 0.2 इंटू 100 कितना है? 50%। क्या 50% कम है? नहीं सर। नहीं। तो 0.1 जो था वो आप इग्नोर किया, लेकिन आप किसी चीज को इग्नोर तभी कर सकते हो जब आप कंपेयर किससे कर। मैं ऐसे कह दूं कि मेरा वजन था कल 75 kg था और आज हो गया 75.1 kg। अब आप कहोगे कि कोई परिवर्तन आया कि नहीं आया? कुछ नहीं आया, इतना तो पानी पीने से ही परिवर्तन आ जाता है, इससे कहीं ज्यादा आ जाता है। तो कोई खास परिवर्तन फर्क नहीं पड़ रहा। तो किसके कंपेयर में देख रहे हो वो मैटर करता है। इसलिए अपन क्या बताते हैं? प्रतिशत बताते हैं। तो अब वही प्रतिशत की बात करता हूं मैं। तो प्रतिशत में जी एच जी माइनस 2h बाई आर इंटू जी, मतलब निकालना मेरे को, जी को लेफ्ट में लिया तो जी एच माइनस जी को भाग में ले आया, तो ये तो क्या हो गया? परिवर्तन, और डिवाइड बाई जी और माइनस 2h बाई आर। ये क्या हो गया? सापेक्ष परिवर्तन। और गुणा 100 कर दू तो प्रतिशत परिवर्तन प्रतिशत परिवर्तन माइनस 2h बाई आर गुणा 100। अब माइनस बताता है कि ऊंचाई के साथ गुरुत्वीय त्वरण में कमी हो रही है। कमी होगी, जो कि आपको पता है। अब बस इतना सा काम हो गया, h बाई आर कर दो। बस h बाई आर करते ही प्रतिशत परिवर्तन आ जाएगा, जैसे 0.12, 0.24, 0.6, 0.7, 2, 1, आधा। तो ये कहेगा कि गुरुत्वीय त्वरण में इतना परिवर्तन आया है। वापिस गुरुत्वीय की वजह से, पृथ्वी की वजह से सतह पे गुरुत्वीय त्वरण gm बाई कैपिटल R स्क्वायर, इसको स्मॉल g से दिखाते हैं, जिसकी वजह 8 होती है। ऊंचाई के साथ गुरुत्वीय त्वरण में क्या आती है? कमी। तो वो कमी कैसे से होगी? तो मैं कह रहा हूं सतह से h ऊंचाई पे गुरुत्वीय त्वरण देखा तो मुझे पता चला gm बाई आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, सॉरी वापिस gm बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर होल स्क्वायर होल स्क्वायर
यदि स्मॉल जी की फॉर्म में रखना है तो मैं कैपिटल आर बाहर लूंगा, तो मैं लिखूंगा जी बाई 1 प्लस एच बाई आर की घात 2 2 2। यदि ऐसे केस में एच बहुत कम है तो अपन बाइनोमियल यूज करेंगे। बाइनोमियल यूज करेंगे तो जी लिख सकते हैं जी इंटू 1 माइनस 2 एच बाई आर R आर। प्रतिशत यदि परिवर्तन देखते हो तो आप कहोगे कि जी में एच ऊंचाई ऊपर जाने में प्रतिशत परिवर्तन है कितना, माइनस 2 एच बाई आर गुणा। तो ये चीजें मतलब सवाल हेडिंग सब आ गया इसी में। अब मैं एक वैसे प्रॉपर क्वेश्चन दे देता हूं कैसे। सतह से मतलब सतह से अपन आर ऊंचाई ऊपर चलेंगे, पृथ्वी की सतह से आर ऊंचाई ऊपर चले गए, आर पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ही है, ऊंचाई चले गए, तो बताइए जी में प्रतिशत परिवर्तन। कॉमन सी चीज है, कमी आई होगी तो कितनी कमी आई होगी। यदि सतह से आर ऊंचाई ऊपर चला गया तो जी में पचहत्तर प्रतिशत। आ गया क्या? आ गया। कितने की कमी आ रही है? कितने प्रतिशत कम हो गया? 75%। 75%। 75%। 75% हो गया। चलो देखते हैं। तो आपने देखा एच ऊंचाई पे जी एम बाई आर, जी एम बाई आर प्लस आर 2r का स्क्वायर 4r स्क्वायर, ये तो क्या हो गया जी हो गया, इसका मतलब ये जी बाई 4 हो गया। बस बढ़िया है। आप बताओ। बहुत दिनों बाद मिले। हाँ आते ही कहाँ हो? एक बार भले म्यूट कर दो। क्यों उल्टा सुल्टा बोल रहे हैं? उल्टा सुल्टा नहीं। हाँ तुम सेम सवाल करिएगा। यदि अपन सतह से 16 किलोमीटर
आया? तो देखो जरा सतह, तो सीधी सी बात है, 1/4 हो गया तो 25% रह गया, तो 75% की क्या होगी? तो देखो जरा, 16/4 = 64, कितना आ रहा है? 0.5%। 0.5% की कमी। देखो आसान हुआ ना, वरना इससे करके देखो कितना टफ पड़ने वाला आपके लिए। यस। तो बस यही था। तो इसको ऐसे लोड नहीं लेते, कई बार ऐसे सोचते हैं कि सर ये चीज को भी याद करें, ये भी याद करें। भाई आपको याद क्या, आपकी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए बताया है। तो यस सर। गहराई के साथ और देखते हैं अपन। ये केंद्र है, सतह से डी डेप्थ नीचे आ जाऊं, डी डेप्थ नीचे गुरुत्वीय त्वरण कितना हो जाएगा? तो मैं कह रहा हूं डी डेप्थ नीचे, तो ये केंद्र से दूरी स्मॉल आर कितनी होगी? आर माइनस कैपिटल आर माइनस डी। ठीक है, तो वही फॉर्मूला कितना Yes, sir. क्या होता है अंदर का, जी एम आर बाई, आर। तो आर की जगह आर माइनस डी हो जाएगा। जी एम बाई आर स्क्वायर रख लो, उसकी जगह तो जी और एक आर अंदर जाने दो, तो आर माइनस डी बाई आर। डी डेप्थ नीचे, डी गहराई नीचे की यदि बात करें तो जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर कर सकते हैं। तो सतह से डी Yes. गहराई नीचे का फॉर्मूला क्या होगा? जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर। ध्यान रहे इसके अंदर मैंने कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं लगाया, ये होगा इतना ही। ठीक है, हाँ, जी सर। गहराई पे, डी गहराई पे कितना होगा? जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर होगा। और प्रतिशत परिवर्तन देखा जाए तो देख पा रहे हैं कि कितना होने वाला है इसमें? डी बाई आर गुना से। तो जी डी बाई आर इंटू जी, तो ये डी माइनस जी माइनस डी बाई आर इंटू जी, माइनस डी बाई आर, मल्टीप्लाई बाई 100 कर दीजिएगा, तो ये क्या आ गया? प्रतिशत परिवर्तन बराबर क्या होगा? माइनस डी बाई आर इंटू 100। तो उसमें देखा आपने प्रतिशत परिवर्तन, टू एच बाई आर इंटू 100, और यहाँ पे था डी बाई आर इंटू 100। अब एक दिक्कत बताता हूं इसकी वजह से क्या आती है। मैं से कह रहा हूं कि h ऊंचाई ऊपर गया और h ऊंचाई नीचे आया, तो बताओ ज्यादा प्रतिशत परिवर्तन किस में आएगा? गहराई के साथ आएगा या ऊंचाई के साथ आएगा? चलो ये बता दो, ज्यादा कमी कहाँ आएगी? पृथ्वी की सतह से ऊपर की तरफ जाते हैं तब, या गहराई में जाते हैं तब? ज्यादा परिवर्तन कहाँ आता है? जल्दी घटक, ऊंचाई मतलब पे गुरुत्वीय त्वरण तेजी से कहाँ कम होता है? गुरुत्वीय त्वरण तेजी से कहाँ कम होता है? ऊंचाई ऊंचाई पर ऊंचाई पर तेजी से कम ऊंचाई के साथ होता है, गहराई के साथ होता है? ऊंचाई के साथ। ऊंचाई के साथ। अब देखो मजेदार चीज, सतह पे कितना जी है और केंद्र पे पहुंचते पहुंचते कितना हो गया? 0। कितनी गहराई आया? आर। ऊपर जाओ देखें आर ऊंचाई पे कितना होगा? जी बाई 4। अब बताओ, सतह से आर ऊंचाई ऊपर गया तो जी बाई 4 हुआ, जबकि सतह से अंदर आर गहराई आ गए तो क्या हो गया? 0। बताओ तेजी से कहाँ कम हुआ? गहराई के साथ। गहराई के साथ। तो फिर ये नीचे टेढ़ा जाने। कैसे?
कि भाई इसमें तो आपको साफ साफ पता चल रहा है और ये बात सही भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यहाँ देखो जीरो करने के लिए आपको अनंत दूरी चलना पड़ेगा और यहाँ जीरो करने के लिए केवल आर दूरी। और दूर आर दूरी आर चलना दूरी। पड़ेगा। तो ये तो श्योर हुआ कि गहराई के साथ तेजी से कम होता है। फिर ये वाली दिक्कत क्यों आ रही थी? ये वाली दिक्कत इसलिए आ रही थी क्योंकि जो ऊपर वाला जो फॉर्मूला था 2h/r, ये तब के लिए था जब एच बहुत कम हो। इसका मतलब है कि थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपको उस केस में तो क्या होगा, ऊंचाई वाला तेजी से कम होगा। प्रारंभ में ऊंचाई वाला तेजी से कम होगा, फिर धीमे 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 कम होता है। ये आपका पीड़ा। तो क्या कि गुरुत्वीय त्वरण ऊंचाई सतह से ऊपर जाते हैं तो भी कम होता है और गहराई में जाते हैं तो भी कम होता है। तेजी से कम कब होगा? जब गहराई। ठीक है। तो पृथ्वी के केंद्र पर जीरो होता है जी? क्या? पृथ्वी के केंद्र पर जीरो होता है क्या जी? बिल्कुल। आर देखो ना, तो जीरो कहाँ पर जाएगा। है पृथ्वी का केंद्र? ये रहा। नहीं सर, वैसे लोकेशन अपन रियल में देखे तो रियल में पृथ्वी के अंदर है ना, बाहर थोड़ी ना है कि कोई तू कहेगा यूएसए में है, कनाडा में, कहाँ पे? वो तो अंदर है। अंदर घुसो पृथ्वी के। ओके सर। और अंदर इतना गर्म, इतना लावा है, मेल्ट हो जाओगे तुम, जा भी नहीं पाओगे। वहां पे यस सर। मेल्टन कोर वगैरह पड़ा होगा ना, ज्वालामुखी कहाँ से आती है वो? अंदर से ही तो आती है। तो Yes, sir. जाना चाहोगे वहां पे? पहुंच ही No, नहीं sir. सकते सर वो, हैं? पता लोग। इतना मसला ही नहीं है। अच्छा, तुमने वो सुने कि बिंदाली, पहले ऐसे कहते थे नीचे बिंदालिए रहते हैं। यस सर। Yes, सुने sir. यस सर। क्या कहानी? अभी भी होते हैं क्या? लंबे लंबे। सर आप पता नहीं सर, वो बोलते तो है भाई, होते हैं नीचे जमीन में। ऐसे वाले नहीं कहे क्या कि उनके कुआं खोदा नीचे, फिर बिंदालिया आगे? यस सर। सुना था। हाँ सर सुन रहे हैं। सच में आते थे क्या? पता ही नहीं चला, बस आते कहानियां सुनी है। तो तुम ही सोचो फिर। अब तो सोच लो, इतनी टेक्नोलॉजी आ रही है कि होंगे क्या ऐसा? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। हाँ, हमारे तो ऐसे पहले बताते थे कि 3 लोग होते हैं। अपन जो होते हैं ऐसे हैं, अपनी गहराई में छोटे छोटे बिंदालिए वगैरह होते हैं, और ऊपर बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं। यस सर। यस सर। तो बिंदालिए निकल जाएंगे नीचे। तो ऐसे कहानी हम भी ऐसे ही कि फिर ऐसे निकाल रहे हैं, बोले नहीं नहीं वो जल्दी से हवा खाते ही मर जाते हैं। फिर क्या करते हैं, बोले उनको जल्दी से आते ही कट्टे में डालते हैं। पता नहीं क्या क्या कहानियां सुनाते थे। तुम्हें भी ऐसे ही सुनाते थे क्या? यस सर। सर। यस सर। यस सर। मतलब सब जगह सेम ही बेवकूफ बनाते हैं बच्चों को। यस सर। यस सर। यस सर। बहुत गलत बात है, बच्चों के साथ बहुत गलत बात। आओ, अब अपने पता तो चली गया। तो पृथ्वी वाला गुरुत्व पहले क्या होता है, बढ़ता है, और फिर सतह के बाद में क्या होता है, घटता है। तो यदि ऊंचाई के साथ बात करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है, आपने अभी तो कहा कि पहले बढ़ता है और फिर घटता है। तो ऊंचाई के बाद में क्या होगा, कम होगा। तो ऊंचाई के बाद में देखो कम होगा। तो यहाँ ऊंचाई 0 है। इसका मतलब ये नहीं है कि केंद्र से दूरी 0 है। केंद्र से दूरी पे नहीं है ऊंचाई। तो इसके बाद वाला ग्राफ मिलेगा, और इसके पहले वाला बनाओगे, इधर जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, घटता हुआ ग्राफ मिलेगा। तो अगले वाले में यही ग्राफ है, देखो। डी जब 0 है, डी 0, इसका मतलब सतह पे बात कर रहा हूँ, उसके बाद में मैक्सिमम था, फिर धीरे धीरे कम होता गया। केंद्र पे पहुंचते ही वो कितना हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण कितना हो गया केंद्र पे पहुंच के? जीरो। जीरो। तो इस ग्राफ को भी बड़ा ध्यान से देखना है कि वो केंद्र से दूरी के साथ ग्राफ बनाया है, या गहराई के साथ ग्राफ बनाया है, या ऊंचाई के साथ ग्राफ बनाया है। इन अब बड़ा फर्क पड़ेगा, ये छोटी छोटी चीजें।
ठीक है, आपने देखा डी गहराई पे क्या होगा और प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। ऊंचाई पे ये होगा, फिर परिवर्तन बहुत कम है तो ये होगा, प्रतिशत परिवर्तन है ये हो जाएगा। तो ये मैंने एक सवाल ही बना दी। एक और सवाल दे रहा हूं, एक ये पृथ्वी है और उसके अंदर मैंने क्या बना दी, एक सुरंग बना दी। तो ये उसका केंद्र है और सुरंग जो है उसके केंद्र से r/2 दूरी पर है। पहले तो मेरे को ये बताइए कि यदि किसी वस्तु को ऐसे छोड़ूंगा, चलो सुरंग यहाँ थी, एक सेकंड के लिए, सुरंग ऐसे थी, केंद्र पे बना रखी है मैंने, मतलब केंद्र से जाती हुई। यदि किसी वस्तु को मैं यहाँ छोड़ूं तो वो इस 1 पथ की तरफ जाएगी या 2 की तरफ जाएगी? वस्तु नीचे आएगी या इधर जाएगी, 1 या 2? 1 की तरफ। 1 छोड़ा है इसको, प्रारंभिक वेग 0 देखिए, फिर 1 की तरफ। क्यों वस्तु नीचे नहीं जाएगी? तो नीचे कूदते तो 0 हो जाएगा ना। तो अपने को आदत तो होती है कि पृथ्वी ऐसे है तो ये वस्तु को छोड़ा तो वो नीचे की तरफ जाती है, तो बात तो सही थी, तो गुरुत्वीय वजह से ही तो जाती थी। अब पूरी पृथ्वी को अपन पेपर पे रख दिया तो सीधी बात है केंद्र की तरफ जाना पसंद करेगी, तो वस्तु क्या करेगी, 1 की तरफ जाएगी। ठीक, अब ऐसा ही कुछ है कि सुरंग जो है वो किसी जीवा के अनुदिश मैंने बना रखी है। द्रव्यमान को यदि यहाँ रख दूंगा तो यहीं कहीं पड़ा रहना चाहेगा, जाएगा इधर, लेकिन इधर कैसे जाए, सुरंग से निकल के थोड़ा ना चला जाएगा, तो द्रव्यमान यहीं कहीं पड़ा रहेगा। लेकिन मैंने क्या कर दिया, एक m द्रव्यमान को यहां से r/2 दूरी पर ले जाके से छोड़ दिया। ठीक है, तो क्या किया है मैंने, मेरे पास एक m द्रव्यमान है और उसको यहां से r/2 दूरी पर ले जाके छोड़ दिया जाता, तो बताइए इसका गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा जब इस बिंदु से छोड़ा जाए। जब इसका छोड़ा जाए तो गुरुत्वीय त्वरण नहीं, सॉरी, जब इसको छोड़ा जाए तो कण का त्वरण कितना होगा। सवाल ये, कण का त्वरण बताओ कितना होगा। एक कण को यहां से r/2 दूरी पर ले जाए छोड़ दिया जाता, तो बताइए कण का त्वरण कितना होगा। ऑप्शन दूं, ऑप्शन g/2, g/2, g/2√2 और g/4। आंसर तो बी आएगा, लेकिन पता नहीं। ये एक सुरंग है और सुरंग में कण को, ये r/2 पे सुरंग है, यहां से r/2 पे कण को छोड़ा जाता है, तो बताइए कण का त्वरण कितना होगा। पहले तो ये बता दीजिए कण जाएगा किधर, इसकी तरफ जाएगा, ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, 1 2 3। g/√2 कौन से पद की तरफ जाएगा, 1 की तरफ, 2 की तरफ, 3 की तरफ? 2 की तरफ जाएगा। देखो बल तो 1 की तरफ लगेगा, लेकिन इधर तो जा ही नहीं सकता क्योंकि इस सुरंग है, तो ये बाधित है बेचारा, ये केवल इधर ही जा सकता है। तो आपको जब भी किसी वस्तु का त्वरण निकालना होता है तो उस त्वरण की दिशा में बल बटा मास। द्रव्यमान। तो करो जरा इसको, कितना आया g/, √2 g/√2। फर्स्ट ऑप्शन। तो देखते हैं, तो ये r/2 है, ये भी r/2 है, तो ये कितनी होगी, r/2 r/2, r/√2 ये 2 × √2, तो ये होगी r/,
√2, तो ये दूरी हो। अब आपको क्या निकालना है, इसका त्वरण निकालना है। तो इस पे इधर की तरफ तो बल लगेगा mg और उसका एक घटक आएगा इधर की तरफ, ये 45 डिग्री है देखो, तो ये आ जाएगा कितना, जो भी होगा वो mg इनसाइड, या फिर सीधी सी बात है mi और बाई √2 cos 45। तो त्वरण कितना होगा, त्वरण क्या बल लगेगा, बल कितना लग रहा है mi बाई √2 और डिवाइड बाई द्रव्यमान, M। तो i बाई √2, i की वैल्यू जी एम आर बाई आर क्यूब। आर क्या है, केंद्र से दूरी, तो केंद्र से दूरी कितनी होगी, r बाई √2। तो ये देखो, ये तो जी हो गया स्मॉल जी, और ये √2 हो गया, तो जी बाई 2। अब देखो इतनी क्लास का आंसर गलत क्यों आ रहा था, और आंसर तो सभी का जी बाई √2 आ रहा था, बट ये नहीं है। अब दो चीज होती, एक तो होता, मैंने कहा कि गुरुत्वीय त्वरण होता है, एक वस्तु का त्वरण होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मतलब क्या है कि यदि इस वस्तु को छोड़ दिया जाए तो वो पृथ्वी के केंद्र की तरफ कितने त्वरण से जाएगी। अब इधर छोड़ दिया जाए, अब इधर जा ही नहीं पा रही, तो वो तो बाधित हो गया। वो तो वही बात होगी थोड़ी देर पहले वाली कि ये द्रव्यमान लटका रखा है, अब कह रहे हो त्वरण, तो त्वरण जाएगी नहीं, इसको मिलेगा ही नहीं त्वरण इधर की तरफ कुछ भी। क्यों, क्योंकि फ्री करोगे तब होगा। अब इसको बेचारे को गति करने के लिए बाधित कर रखा है कि इसे जीवा के अनुदिश जा सकती है, तो जीवा के अनुदिश जो बल लगेगा वो इसको त्वरण देगा। तो ये जो इधर के, तो जो भी आपका आंसर आ रहा था उसको बाई √2 और करना था, तो जी बाई 2 आता। यस सर। तो आपको क्या पूछा जा रहा है, कण का त्वरण। तो इनमें फर्क होता है, गुरुत्वीय त्वरण और कण का त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण होते हुए भी, जैसे ये पृथ्वी की सतह पे रखा हुआ है, गुरुत्वीय त्वरण तो है ही यहाँ पे, लेकिन इस कण का त्वरण कितना है ऊर्ध्वाधर दिशा में, 0 0 है। 0 कारण कि वो मुक्त नहीं है। उम्मीद है इस चीज को भी Yes, समझ sir. पाए। Yes, sir. तो ये यहां तक था पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण। वापस बोल देता हूं फटाफट, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है, GM/r²। 0 0 होता है। सतह पे 0. स्मॉल जी होता है, GM जिसकी वजह GM बाई कैपिटल R² होती है, मतलब रख फॉर्मूले की फॉर्म। यस सतह से h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण G/1 + h/r²। GM अपॉन R प्लस h का प्लस h का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर। स्क्वायर। सतह से h गहराई में, तो GM/r³ होता है, तो R को D की फॉर्म में रखोगे तो क्या आएगा, 1 - d। On R. तो ये था। तो बात ये है कि गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है, फिर कहता हूं ऊंचाई के साथ क्या परिवर्तन होता है, उसमें क्या फर्क पड़ता है, ऊंचाई के साथ गहराई के साथ उसमें क्या परिवर्तन आते हैं। अब मैं कह रहा हूं आकृति की वजह से उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पृथ्वी की आकृति गोलाकार मानते हो, लेकिन वास्तव में थोड़ी सी अंडे नुमा आकृति होती है। तो भूमध्य वाली त्रिज्या ज्यादा होती है, ध्रुवों वाली त्रिज्या थोड़ी कम होती है। तो ध्रुवों वाली, इक्वेटर वाली जो है वो भूमध्य वाली ज्यादा होगी और पोल वाली कम है। तो दूरी ज्यादा होगी, इसका मतलब त्वरण वहां पे कम। तो पोल पे त्वरण ज्यादा और इक्वेटर पे कम। वापिस पृथ्वी की आकृति के कारण गुरुत्वीय त्वरण ध्रुवों पे ज्यादा होता है और भूमध्य भूमध्य कम मध्य होता पर है। कम होता है। कहते हैं कि इन दोनों त्रिज्याओं का अंतर लगभग 21 किलोमीटर के आसपास है। तो उस वजह से थोड़ा, मतलब बहुत ज्यादा परिवर्तन तो नहीं आता, क्योंकि 6400 के कंपैरिजन में 21 किलोमीटर ज्यादा नहीं है। ऑलरेडी वैल्यू 9.8 आती है, तो उसमें कितना चेंज देखने को मिलेगा, तो बहुत कम चेंज देखने को मिलेगा। तो ऑलमोस्ट अपन सेम से ले लेते हैं, लेकिन सही देखा जाए तो ध्रुवों पे कम होता है, सॉरी ध्रुवों पे गुरुत्वीय त्वरण ज्यादा होता है और भूमध्य पे कम होता है। दूसरी चीज आती है पृथ्वी के घूमने की वजह से। पृथ्वी इस अक्ष के सापेक्ष घूर्णन कर रही होती है। अब एक सिंपल सी बात है कि यहाँ वाला जो है द्रव्यमान, यहाँ वाले कण के बारे में सोचो। नीचे की तरफ क्या लग रहा है, गुरुत्वीय बल लग रहा है, GmG लग रहा है ना, GM1m2/r²। ठीक है, ये गुरुत्वीय बल लगा।
इधर की तरफ इस पे क्या लगता है, अभिलंब लगता है। और यदि इसी के ऊपर बैठ के देखोगे तो बाहर की तरफ एक अपकेंद्रीय बल भी लगेगा, m ओमेगा स्क्वायर। एम ओमेगा स्क्वायर समझ रहे हो? आर गुणा में आएगा ना। यस सर। हाँ अच्छा, आर गुणा में। बिल्कुल ये हो जाएगा। तो ऐसे केस में यदि भार तुला है तो अब अपन क्या करेंगे, उस केस में जो जी इफेक्टिव होगा वो थोड़ा परिवर्तन हो जाएगा। ठीक, कैसे? क्योंकि पहले अपन ऐसे कहते हैं कि ये वस्तु है, अब अपन नीचे की तरफ कितना लग रहा है वो तो नहीं चेक कर पाते, लेकिन अभिलंब कितना लग रहा है वो चेक कर पाते हैं। और अपन कहते हैं जो अभिलंब है वही नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, बल लग रहा होगा। मानते हो? यस सर। यस सर। भाई मैं यहाँ पे मेजर करोगे, नहीं कर सकते ना कि भाई मेरे को पृथ्वी कितने से खींच रही है, ये पता नहीं कर पाते। अपन क्या करते हैं, भार तुला पे खड़ा होता है, भार तुला की रीडिंग कितनी आती है, इसका मतलब रीडिंग किससे आती है, अभिलंब से। तो जितना अभिलंब है उतना ही लगता है उसको नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा। यदि mg प्रभावित हो रहा तो अभिलंब भी प्रभावित होगा, या अभिलंब प्रभावित हो रहा है इसका मतलब mg भी प्रभावित। आपको लग रहा है इस सिचुएशन में n की वैल्यू mg के बराबर होगी? नहीं। गुरुत्वीय बल में से थोड़ी कम हो जाएगी, m ओमेगा स्क्वायर r। सोचो कि यदि अभिलंब थोड़ा कम हो गया तो अपने को तो क्या लग रहा है भाई, पाठ्यांक आपका वजन था मान लीजिएगा 10 किलो, और उसमें मान लो कि हिसाब से उसको कितना होना चाहिए था, 100 न्यूटन दिखाना चाहिए था। अब वो मान ली रीडिंग कितनी दे रहा है आपको, 80 न्यूटन। तो आपका वजन 10 केजी है, इसका मतलब लग रहा है कि गुरुत्वीय त्वरण कितना लगा होगा, वापिस आपका वजन था 10 किलोग्राम। यदि गुरुत्वीय त्वरण 10 था तो इसके हिसाब से आपका अभिलंब कितना लगा, 100 न्यूटन। अब मैं ऐसे कह रहा हूं अभिलंब 100 न्यूटन था, द्रव्यमान 10 केजी था, इसका मतलब गुरुत्वीय त्वरण कितना रहा होगा, 10। अब मैंने कहा कि आपका अभिलंब जो लग रहा है वो 80 न्यूटन है और द्रव्यमान आपका 10 केजी है, तो बताइए जरा गुरुत्वीय त्वरण कितना रहा होगा, 8। अब इसके हिसाब से आपके लिए गुरुत्वीय त्वरण कितना आया, 8। तो आपने क्या देख पाए, आप अभिलंब देख पाते हो। अभिलंब में जैसे ही चेंज आ रहा है इसका मतलब आपको लग रहा है कि mg में भी चेंज आया, और द्रव्यमान में तो चेंज आने से रहा भाई, द्रव्यमान तो मेरा हर जगह क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। इसका मतलब क्या है कि जी प्रभावित हो रहा है। तो सेम कहानी है कि यहाँ पे जी में क्या देखने को मिलेगी अगले को, कमी, परिवर्तन। कमी। तो पृथ्वी के घूर्णन की वजह से गुरुत्वीय त्वरण में क्या देखने को मिलती है, कमी देखने को। कमी देखने को मिलती है। तो किसी भी बिंदु पर इस पे देखोगे तो इस पे कोई नहीं लगेगा, क्योंकि पृथ्वी ऐसे घूर्णन कर रही है ना बाहर की तरफ, केंद्रीय बल यदि लगेगा तो भी देखो, पहली बात तो दूरी r0 ही है, नीचे की तरफ क्या लग रहा है, mg लग रहा है, ऊपर की तरफ विलंब है, इसका घटक कोई आया ही नहीं, तो n और mg दोनों बराबर है। तो ध्रुवों पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन भूमध्य पे काफी फर्क पड़ रहा है। तो मैं किसी एक अक्षांश पे देखता हूँ, अक्षांश मतलब यहाँ से भूमध्य से कितने कोण पे, है। अक्षांश कोण लैम्डा पे एक वस्तु रखी हुई है, और अब मैं देखता हूं कि इसकी यहाँ पे जी इफेक्टिव कितना हो। तो ये पृथ्वी के साथ साथ वस्तु चक्कर तो कुछ ऐसा लगा रही है, नीचे की तरफ लगा क्या, m इंटू जी, इधर की तरफ क्या लगा, अभिलंब, और बाहर की तरफ क्या लगा, अब केंद्रीय बल m ओमेगा स्क्वायर r। ये दूरी, ये लैम्डा है तो ये भी क्या हो गया, लैम्डा। ये लैम्डा हो गया, r का इधर घटक मतलब त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या तो आ रही है, r का इधर घटक cos और सामने साइन, तो स्मॉल r की वैल्यू कितनी होगी, r cos लैम्डा। r cos लैम्डा, ये भी लैम्डा ही है। इसका घटक n की तरफ देखो कितना आएगा, m ओमेगा स्क्वायर r cos लैम्डा। अब स्मॉल r की जगह वैल्यू रखोगे तो आप लिख दोगे m ओमेगा स्क्वायर कैपिटल R cos स्क्वायर लैम्डा। अब आपका अभिलंब देख लो कितना आ रहा है, mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर r cos स्क्वायर लैम्डा। आपको पता द्रव्यमान में तो कमी आई नहीं है, तो m इंटू, तो आप कह दोगे जी इफेक्टिव हो जाएगा। तो ये जी इफेक्टिव जो होगा वो कितना होगा,
m से गया तो g माइनस ओमेगा स्क्वायर r। cos स्क्वायर लैम्डा। तो आपने Cos देखा कि square घूर्णन की वजह से गुरुत्वीय त्वरण प्रभावित होता है कि नहीं होता है। होता है। तो घूर्णन की वजह से गुरुत्वीय त्वरण प्रभावित होता है। देखो जैसे जैसे लैम्डा बढ़ेगा वैसे वैसे cos की वैल्यू कम हो जाएगी। कम होगी, और cos की वैल्यू कम होगी, इसका मतलब है कि ये वाली चीज बढ़ती जाएगी। तो आप देख रहे हैं ध्रुवों की तरफ जाने से गुरुत्वीय त्वरण बढ़ता है या फिर भूमध्य की तरफ आने से गुरुत्वीय त्वरण घटता है। कम होता है। क्लियर, ठीक है। दूसरी बात, यदि मैं बात करूं भूमध्य पे गुरुत्वीय त्वरण सर्वाधिक सबसे कम होगा और ध्रुव पे सबसे ज्यादा होगा, तो क्यों ना आप देख लीजिएगा इक्वेटर पे देखो लेमडा की वैल्यू क्या होगी, 0। लेमडा की वैल्यू 0 होगी तो जी Zero. ओमेगा स्क्वायर आर। और यदि बात करें Yes. ध्रुवों पर, जी हो जाएगा। तो सर्वाधिक गुरुत्वीय त्वरण कहाँ होगा, ध्रुवों पे या भूमध्य पर? ध्रुवों पर। ध्रुवों पर। और घूर्णन की वजह से, पृथ्वी के घूर्णन की वजह से सबसे ज्यादा गुरुत्वीय त्वरण कहाँ प्रभावित हुआ? भूमध्य पर। भूमध्य पे। अब वर्ड का ध्यान रखिए, सबसे ज्यादा कहाँ होता है, ध्रुव पे, और सबसे ज्यादा प्रभावित कहाँ हुआ, भूमध्य पे, क्योंकि भूमध्य। भूमध्य पे सबसे ज्यादा कमी देखने को मिलती है। अब आपसे पूछ लेता है कि इन दोनों में परिवर्तन कितने का है, तो परिवर्तन तो आप देख ही सकते हो, पोल माइनस इक्वेटर में कितने का, ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर आर का। आर का। आर पृथ्वी की त्रिज्या, ओमेगा जानते ही है 2 पाई बाई टी होता है, ओमेगा निकाल भी सकते हैं 2 पाई बाई टी। टी आपको पता है 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे। कहते हैं कि इसमें प्रतिशत परिवर्तन की यदि बात करें, ध्रुवों से यदि मैं भूमध्य की तरफ आता हूं तो प्रतिशत परिवर्तन जो आता, प्रतिशत कमी जो आती है वो आती है कितनी, 0.34%। केवल घूर्णन की वजह से, वापस रिपीट कर रहा हूं, केवल पृथ्वी के घूर्णन की वजह से ध्रुवों से भूमध्य तक आता हूं तो 0.34% की क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। और ये मत भूलिएगा, पृथ्वी के आकृति की वजह से भी भूमध्य की तरफ आते थे तो कम होता था। ओवरऑल यदि कमी की बात करें तो लगभग 0.5%, आधा प्रतिशत के करीबन करीबन क्या आती है, कमी आ जाती है। तो वापस रिपीट कर रहा हूं, पृथ्वी की आकृति की वजह से सर्वाधिक गुरुत्वीय त्वरण ध्रुवों पे होता है और सबसे कम भूमध्य। भूमध्य। पृथ्वी के घूर्णन के कारण भी सर्वाधिक गुरुत्वीय त्वरण होता है ध्रुवों पर और सबसे कम होता है भूमध्य पर। यदि घूर्णन का सबसे ज्यादा फर्क पड़ा है, सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ, तो वो कहां पे हुई, भूमध्य। आप जो पहले फॉर्मूला निकाला था g इज इक्वल टू 9.8, वो आप तब माने थे जब पृथ्वी के घूर्णन और आकृति पे ध्यान ही नहीं दिया था। आपने आकृति गोलाकार मानी और घूर्णन का तो कोई जिक्र ही नहीं किया। लेकिन वास्तव में आपको भी पता है कि सतह पर ही नहीं रहती वस्तुएं, सतह से ऊंचाई पर भी जाती हैं तो कमी हो रही, सतह से गहराई में जाते हैं तो कमी देखने को मिली। पृथ्वी की अलग अलग जगह पे भी फर्क पड़ा। इक्वेटर पे सबसे ज्यादा कमी हुई, मतलब सबसे ज्यादा कमी, इक्वेटर पे सबसे कम देखने को मिला, भूमध्य पे सबसे ज्यादा देखने को मिला। घूर्णन की वजह से भी भूमध्य पे सबसे कम और ध्रुवों पे सबसे ज्यादा। इसका मतलब तो कि ध्रुव से यदि भूमध्य तक आते हैं तो काफी ठीक ठाक परिवर्तन आ जाता है, और ये प्रतिशत परिवर्तन देखने को मिला 0.34। ओवरऑल प्रतिशत परिवर्तन कितना मिला, 0.5, और केवल घूर्णन की वजह से कितना है, 0.34%। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। सबसे ज्यादा कमी आपने देखने को मिली, सबसे ज्यादा कमी आपको देखने को मिली कहां पर, भूमध्य पे। इसका मतलब है कि यदि वस्तु अपनी घूर्णन की चाल यदि बढ़ा दे, तेज 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 घूमने लग जाए, तो हो सकता है कि भूमध्य वाला और भी कम हो जाए। और एक कंडीशन ऐसी भी हो जाए कि भूमध्य वाला 0 हो गया। भूमध्य वाला 0 हो गया, इसका मतलब है कि भूमध्य से वस्तुएं संपर्क छोड़ देगी। छोड़ देगी। 0 होने का मतलब है अभिलंब बल 0, अभिलंब बल 0 होने का मतलब संपर्क ही छोड़ देंगे। तो आपसे पूछा जाता है कि ओमेगा की वो वैल्यू बताओ जब भूमध्य वाली चीजें संपर्क छोड़ देंगी। √g/r।
तो बराबर 0 कर दीजिएगा, तो ओमेगा स्क्वायर आर भूमध्य है तो कॉस की वैल्यू तो 1 होगी। ओमेगा बराबर रूट जी बाई आर। ऐसे केस में पृथ्वी कितना टाइम ले रही होगी? 2 पाई बाई ओमेगा, तो उल्टा हो जाएगा आर बाई जी। रूट और आर ये बाई वैल्यू होती है 84.6 मिनट या लगभग रूट 2 आवर्स, रूट 2 घंटे के आसपास। यदि पृथ्वी का आवर्तकाल जो अभी कितने घंटे? 24 घंटे। 24 घंटे, जो 24 घंटे। अभी करंट में जो है वो 24 घंटे है, उसका 1/√2 आवर्स हो जाए। यदि जो अभी 24 घंटे है उसका क्या हो जाए? उसका √2 आवर्स हो जाए, सॉरी, जो अभी 24 घंटे है उसकी जगह √2 घंटे हो जाए। उस केस में पृथ्वी की जो भूमध्य पे जितनी वस्तुएं सब की सब हवा में हो सकता संपर्क छोड़ देंगी। और ऐसे केस में कितना गुणा हो गया चेक करना चाहे तो आप कर सकते हो कि अभी कितना था, 24 आवर्स था और ये √2 आवर्स है। 24 1/√2 की वैल्यू 0.7 होती है लगभग। तो ये 7 चौका 28 और 7 दूनी 14 और 2 16, तो ये लगभग कितना, 17 गुना। तो अभी वाला जो है उसका 1/17 गुना, मतलब यही तो हो गया कि अभी वाला ज्यादा है और वो घूमने लग जाएगी तो कम हो जाएगा। तो मैं कह दूं कि आवर्तकाल 1/17 गुना कर ले या फिर कोणीय चाल 17 गुना कर दो। तो मैं क्या कहूंगा, यदि पृथ्वी वर्तमान कोणीय चाल की 17 गुना कर दे तो भूमध्य पे जितने भी वस्तुएं रखी हुई हो सबकी सब संपर्क छोड़ देंगी। मतलब यहाँ वाली वस्तुएं सब की सब फ्री हो जाएंगी, पृथ्वी से कोई लेना देना नहीं होगा। सोचो कि बाउंडर आ जाएगा, चारों तरफ पृथ्वी के घूम रहे होंगे, लोग पृथ्वी पे टिक ही नहीं पाएंगे। कब? जब पृथ्वी इतनी तेज घूमने लग जाए। करंट की 17 गुना चाल या फिर प्रतिशत परिवर्तन बोलूं तो 1600% वृद्धि कर दे। तो रिपीट, यदि पृथ्वी करंट चाल से अब वो 1600% वृद्धि कर दे तो भूमध्य पे जितनी भी वस्तुएं सबकी सब संपर्क छोड़ देगी। या कहूं कि करंट चाल में 1600% की वृद्धि कर ले तो भूमध्य पे जितनी भी वस्तुएं सबकी सब क्या हो जाएंगी? मुक्त हो जाएगी। हो जाएंगी। ठीक है, एक सेकंड। तो ये एक बार लाइनें देखिए, एक दो।